जाना नहीं किधरे, ठीक है। कोई लेके जावे, उन्होंने कहना सर ने रोकया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मुझे कोई कंफर्म कर दे, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को सही तरह से? हैंड रेस करके कंफर्म कर दे। जी इर्तिज़ा। सर ठीक आ रही हो। ओके, लो रोल कर दो। ये क्यों लॉक क्यों की है मीटिंग? हैं? श्योर? ओके। अच्छा जी, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था वो ये था कि आपने जो हमारा लास्ट चैप्टर, आई थिंक चैप्टर 5 था, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने घर पे अटैम्प्ट करने थे। उसमें कोई इशू होना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं ताकि हम फिर आगे चलें। जी मोहम्मद एजाज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्वेश्चन नंबर 34 है जी सर। उसमें सर उसने कहा है कि क्रेडिट नोट मिला है सर हमें। सर उसने एंट्री सेल रिटर्न में की हुई, हमने परचेज रिटर्न में नहीं करेंगे? निकालो जी क्वेश्चन नंबर 34। 34 सर। जी 34 सर। है क्वेश्चन, कर लो। In which book of prime entry does credit note received worth ₹150 would be recorded? Account receivable book, sale day book, रिटर्न इनवर्ड जर्नल, रिटर्न आउटवर्ड जर्नल। मतलब ये जो क्रेडिट नोट होता है, पहली बात तो ये है कि ये इन दोनों, ये रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि रिटर्न जो है वो किस रिटर्न बुक के अंदर ये एंट्री होनी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें जिस वक्त हम किसी को सेल करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब हम रिटर्न बुक करते हैं तो अल्टीमेटली हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरह जिस बंदे ने पैसे हमें उधार बेचा होता है वो क्या करता है, वो हमारे अकाउंट को क्रेडिट करता है, ठीक है, क्योंकि सॉरी हमारे अकाउंट को डेबिट करता है क्योंकि उसने हमसे पैसे लेने होते हैं। और जब वो चीज़ें हम उसे रिटर्न करते हैं तो वो हमें क्रेडिट नोट इशू कर देता है कि जी हम एक्चुअली होना ये चाहिए कि जब हम परचेज़ करेंगे हम डेबिट करेंगे और हम पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जब हम चीज़ें वापस करेंगे तो हम साथ एक नोट भेजेंगे कि ये चीज़ें हम आपकी जो है वो वापस कर रहे हैं और हम आपके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। तो जो नोट हमारे लिए डेबिट है वो किसी दूसरे के लिए क्रेडिट नोट है, ठीक है, क्योंकि उसने परचेजेज रिटर्न बुक करनी है। तो ये बेसिकली परचेजेज रिटर्न इनवर्ड जर्नल के अंदर एंट्री होनी है। ठीक है इसको सर। ठीक, थैंक यू। ठीक है, ठीक है सर। समझ आ जी सर। गई है? जी सर, थैंक यू।
थैंक जी अमन। सर एमसीक्यू नंबर 5 का एक दफा देख लें। 5 को देखें जी, कह रही है। Following information is available about Sam. Receivable as on 1st January, this one. Receivable as on 31st, closing, opening or closing receivable. The cash received from customer during the year. Discount allowed to customer this. What is the amount of total sales on credit? तो ये तो बच्चे छोटा सा receivable control कौन बना लो जल्दी से, ये देखो। ओपनिंग बैलेंस है 70,000 का, क्लोजिंग बैलेंस है 25,000 का। ये जो उसने हमसे पूछा है ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर, ये सेल वाली फिगर मुझे कंफर्म करनी है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये निकालनी है। जो दिया हुआ है वो पुट कर दो, ठीक है। 2,50,000 ये आ रहा है, ये कैश से आ रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम ड्यूरिंग द ईयर, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ठीक है। कस्टमर्स को हमने जो डिस्काउंट अलाउ किए वो ये आ रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड। तो अब इसकी बैलेंसिंग करके यहाँ फिगर निकालो क्या आती है। सर बी ऑप्शन है, समझ आ गया है, वो क्लोजिंग बैलेंस में मिस्टेक करी थी मैं। बी ऑप्शन नहीं बच्चे, सी ऑप्शन बता रहे हैं मुझे, 209 वाला ऑप्शन। चेक करो, इतना ही आता है। हाँ हाँ, सी ऑप्शन है, जी सर सी है, ठीक है। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए ना। और एनीवन एल्स, आपका कोई क्वेश्चन? थैंक यू जी। ये कौन है? अली जी। अली सर बोलो। मैंने ना बैड डेट से क्वेश्चन पूछना है। वो पूछते हैं, एक मिनट पहले ये क्लोज कर लें। अरहम जी, अरहम जी आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। आवाज आ रही है आपको मेरी? पहले नहीं आ रही थी, जरा ऊंचा बोलो, कोई माइक का मसला है आपका, बोलो। जी सर, मेरा एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन वैसे एक बात माइंड में आई थी, वो ये थी कि समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर बिजनेसमैन जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्टार्ट वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता, वो थोड़े थोड़े करके लगाता जाता है। मतलब जिस तरह जरूरत पड़ती है थोड़े से लगा दिए, फिर लगा दिए, फिर लगा समझ आ दिए। गई मुझे, आगे चलो यार, सवाल तो पूछो। इस तरह फिर मतलब फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर हैं, तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसको सर? जो मतलब इक्विटी होगी ऑनर्स की। वो 3 कैपिटल अकाउंट खुलेंगे, जो पैसे लगाएगा उसमें मिस्टर ए का कैपिटल अकाउंट, मिस्टर बी का कैपिटल अकाउंट, मिस्टर सी का कैपिटल अकाउंट। जब कोई पैसे डालेगा वो कैश बुक में एंट्री होएगी और साथ उसका क्रेडिट इफेक्ट कैपिटल को चला जाएगा मुतलका बंदे के। जनरल लेजर के अंदर 3 कैपिटल अकाउंट बनेंगे। ठीक है सर, यही था क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह। ठीक। और जी किसी का क्वेश्चन इन शॉर्ट क्वेश्चन में से? चलें जी। अब मैंने आपको थोड़ा सा नहीं बल्कि हमने क्या है, कौन है जी? हसन राना, रजा, हसन रजा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये ना पूछना है सर, क्वेश्चन नंबर 10 सर एक दफा बता दें। अच्छा निमरा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है 19 में से मुझे ना इसकी समझ नहीं आ रही। रिफंड्स ऑफ रुपीज 1300 वर मेड टू कस्टमर। सर इसका मैंने ना जरा कंफ्यूज हो रही हूँ कि कैश में किया या इसमें क्या किया उसमें। 19 जी सर, ठीक है। जी सर उसमें 19 में आप जाएंगे मैं और बोल किसी दूंगी। का कोई क्वेश्चन है जी 10 और 19 के अलावा? पीछे नहीं अब आएंगे हम, बता दे अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो। दो क्वेश्चन, चलो जी क्लोज करो। बताता हूँ जी, पहले 10 पे आ जाएं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटर्न्स इनवर्ड सर आर ये ना हाँ, रिटर्न इनवर्ड सर ये रिटर्न इन सेल्स रिटर्न को कहते हैं। तो सर किस लेकिन बुक हम में कैश रिकॉर्ड होनी है की वो? पेमेंट। से रिटर्न बुक में। सर वो तो ठीक है सर, लेकिन कैश पेमेंट बुक पे भी तो हम लिखते हैं सर रिटर्न इनवर्ड्स को वैसे। नहीं, जो उधार
रिटर्न होती हैं वो सिर्फ सेल रिटर्न बुक में ही एंटर होती हैं, वो कैश बुक में नहीं आती, वो कैश सेल रिटर्न होती हैं। अगर साथ लिखा हुआ हो कैश सेल रिटर्न तो फिर वो कैश बुक में आएगी। ठीक है, लेकिन सर इसमें रिटर्न इनवर्स के साथ कोई उधार वाला Funds लिखा of- नहीं हुआ। वो पुत्र ना लिखिया होवे ते वो उधार ही होंदियां ने। बता तो रहा हूँ ओके सर। कि जब कैश रिटर्न होंगी तो उसके साथ लिखा हुआ होगा कि कैश सेल्स रिटर्न। ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, निमरा 19 कह रही है, बोलो। रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट एट सर फर्स्ट, ये पूरा क्वेश्चन उन सबर ते कर। जी सर। A receivable ledger control account at 1st June 2017 had balance of rupees this one. Opening balance है. During the year sales net of rupees 245 were made on credit. Sales net, net sale का मतलब होता है सेल रिटर्न माइनस करके। ठीक हो गया जी। यहाँ इसको रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस। हमने क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है 31 मई 2018 को। तो ये कौन सा मसला है, ये देखो, ये मैं कंट्रोल अकाउंट अभी भी आपको बना के दिया है, एमन ने पूछा था। जी सर। हाँ वही बनाना है, 32,000। सर वो बन गया है। हाँ तो फिर मसला क्या है, फिर मैं नहीं बना। सर मुझे बस इस सर मैंने वही आपसे क्वेश्चन कर रही थी जो मेन इसी में मेरा था, रिफंड्स ऑफ रुपीज 1300 वर मेड टू कस्टमर। सर इस लाइन की मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें से क्यों हम लोगों ने रिसीवर में से कट किए, ये वाली मुझे लाइन डिस्टर्ब कर रही है बस। रिफंड ऑफ रुपीज 1300 आर मेड टू द कस्टमर, रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर अमाउंटेड रुपीज दिस मच ड्यूरिंग द ईयर। सेल इधर आ जाएगी, डेबिट हो जाएगी सेल 245 की। ठीक है, वो यहाँ आ जाएगी 245। जी सर। और उनसे जो पैसे आए हैं पर मेड ऑन क्रेडिट रिसीट फ्रॉम कस्टमर, ये इधर आ जाएगा 2,10,200। ठीक है, ये इधर आ गया। ठीक है, जो उन्होंने पैसे दिए हमें रिसीवेबल कम हो गया, हमने उन्हें जी सर। डिस्काउंट दिए 700 के, ये इधर आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमने रिफंड ऑफ रुपीज 1300 मेड टू द कस्टमर, कस्टमर्स को हमने 1300 रुपए रिफंड भी किए हैं। ठीक, अब हम कस्टमर को रिफंड कब करते हैं, ठीक है, कब करते हैं कस्टमर रिफंड का मतलब एक तो ये है कि हमसे कैश गया है। ठीक है, एक तो ये कैश बुक की एंट्री है, कैश हमने पे किया। अब उधार कस्टमर को हम कब रिफंड करते हैं, जब हमने उसे उधार बेचा हो, उसने हमें पैसे दे दिए हों। ठीक है, और उसके बाद उसने हमें चीज वापस की हो। ठीक है, तो जी सर। ये एक तरह की कैश सेल रिटर्न आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, जी सर। कैश सेल होगी ना। जब मैंने कस्टमर को उधार दिया, उसने मुझे पैसे दे दिए, तो अब ये कैश सेल बन गई, ऐसे ही है। ठीक है, जी सर हो गया बस। अब अगर उससे मैं पैसे दूंगा तो कैश शेयर रिटर्न आ जाएगी। जब कैश शेयर रिटर्न आएगी तो उसकी एक एंट्री जो है वो कहाँ आएगी, उसकी एंट्री होगी कैश डेबिट, सॉरी कैश क्रेडिट और सेल रिटर्न डेबिट। उसका रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के साथ कोई लेना देना नहीं। अंडरस्टैंड? जी सर। इसलिए उसने इसे यहाँ नहीं लिखा हुआ होगा। सर इसी में से किया है ना, 1300 उसने क्रेडिट किया है यहाँ से रिसीवेबल में से। देखें, पता क्या बात है, दो चीजें हो सकती हैं ना, मतलब अब इसके अंदर हम जी। अजम्पशन ले सकते हैं कि जी ये उस कस्टमर को हमने रिफंड किया है जिस कस्टमर के हमें अल्टीमेटली पैसे आ चुके हैं, तो फिर तो अल्टीमेटली इसके अंदर नहीं आना। देखो मैं सिर्फ उस कस्टमर को लेता हूँ, उसको मैंने 1300 का उधार दिया, इधर आएगा। उसने मुझे 1300 रुपए दिए, इधर आएंगे। ये क्या हो गया यार फिर? ठीक है, उसको मैंने 1300 रुपए उसने मुझे दे दिए, इधर आए, रिसीवेबल अकाउंट तो खत्म हो गया फैक्ट। ठीक है, अब अगर उसके बाद मैं उसको पैसे वापस करता हूं तो फिर ये रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट की एंट्री नहीं है। अगर इधर लिया हुआ है तो ये गलत किया हुआ है, इसको सही कर लें। जी ठीक समझ आइए मैं क्या कह रहा हूँ? हो। जी सर हो गया क्लियर। क्लियर हो गया, चलो गुड हो गया। अजान हो लेने दे जी।
चले जी, ये चैप्टर 5 हमारा क्लोज हुआ। अब मुझे ये बताएं कि इनका यार टेस्ट डिस्कस करके ना कहीं उनसे, तो वो भी ग्रुप में डाल देना। अच्छा जी, अब बैड डेट्स का चैप्टर हमने शुरू कर लिया था, उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। एनी क्वेश्चन फ्रॉम बैड डेट्स? जी मोहम्मद बिन जिया। जी सर, मैंने पूछना था कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट की नेचर क्या होगी? ये बेसिकली एक लायबिलिटी अकाउंट जैसा अकाउंट होता है। ये एग्जैक्ट लायबिलिटी नहीं होती, लेकिन इसको बाय नेचर हम लायबिलिटी अकाउंट कहते हैं। जी ठीक है सर। जितने भी रिजर्व्स या अलाउंसेस होते हैं वो सारे लायबिलिटी अकाउंट होते हैं। जो एक ठीक है एसेट की जिद होती है, एसेट के अपोजिट अकाउंट होता है। जैसे आगे जाके पढ़ेंगे तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी होगा, वो हो गया। अलाउंस फॉर बैड डेट्स हो गया। फिर आगे FR1 में जब जाएंगे तो अलाउंस फॉर वो क्या होता है, डिटीरिएशन इन्वेंट्रीज के अंदर, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये सारे के सारे जो अलाउंसेज अकाउंट होते हैं ये सारे लायबिलिटी की नेचर में होते हैं। थैंक यू सर। जी अली 315, अली 315। सर बैड डेट्स रिकवर्ड की हमने एंट्री की थी, कैश डेबिट और बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट। जी भाई। सर लेकिन सर ये तो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा ना, जब हम बैड डेट्स को क्रेडिट कर देंगे। तो अगर सपोज हमारा नेक्स्ट ईयर में सर कोई बैड डेट्स नहीं हुए, तो जब अकाउंट को क्लोज करेंगे तो फिर हमारा भी ऐसे क्रेडिट करेंगे, वो इनकम अकाउंट बन जाएगा ना। आप अच्छा क्वेश्चन किया आपने। वो ये पूछ रहे हैं, मुझे सब बच्चों को बताने दो। वो ये पूछ रहे हैं कि जी आपने एंट्री बताई थी बैड डेट रिकवरी की, कैश टू बैड डेट रिकवर। तो अगर तो अगले साल में बैड डेट हुए होंगे तो फिर बैड डेट डेबिट हुए होंगे और ये रिकवर्ड उसमें क्रेडिट हो जाएंगे। तो नतीजतन क्या होगा कि जो बैड डेट डेबिट हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। लेकिन अगर बैड डेट डेबिट ही ना हो रहे हों तो फिर भी इसे बैड डेट अकाउंट को ही क्रेडिट करना है। अब जब आप अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसका बैलेंस डेबिट नहीं निकलेगा, क्रेडिट निकलेगा। वो क्रेडिट बैलेंस आपकी इनकम बन जाएगा। ठीक है, वो आप इनकम के तौर पे शो करेंगे, अदर इनकम के तौर पे। ठीक है जी सर क्लियर हो गया, थैंक्स। ओके। और जी किसी का कोई इशू? एनी इशू? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में जो बैड डेट की बेसिक 3 एंट्रीज हैं वो डिस्कस कर ली हैं। आपस की बात है, बैड डेट्स का पूरा चैप्टर इन्हीं 3 एंट्रीज के गिर्द घूमता है। उसके अलावा बैड डेट्स में कुछ नहीं। ठीक है, हाँ आगे सिचुएशंस आएंगी कि सर आपने बैड डेट क्रिएट करने तो सिखा दिए, ठीक है। उन बैड डेट्स के अंदर अगर फर्ज कर लें कि कभी ऐसा हो जो क्रिएट किए हुए बैड डेट्स हैं, प्रोविजन जिनकी की हुई है, अगर अगले साल ऐसा हो कि जी हमारा एस्टीमेट वो ना रहे, फिर क्या करेंगे? एस्टीमेट के अंदर जो तब्दीलियां हैं उन्हें कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इन अदर वर्ड्स अब इशू सिर्फ ये रह गया है कि हाउ वी विल रिकॉर्ड द चेंजेस इन एस्टीमेट्स, हाउ वी विल रिकॉर्ड द चेंजेस इन एस्टीमेट्स। इसके ऊपर आज हमने अभी बात करनी है। ठीक है, ओके। मेजरमेंट ऑफ अलाउंस, ये दूसरा टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अलाउंस की मेजरमेंट के 2-3 तरीकेकार हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि एक हमारा जनरल एस्टीमेट होता है। किसी बच्चे ने पूछा भी था कि जी अगर मतलब ये किस तरह आप डिटरमिन कर लेते हैं कि जी इतने बैड डेट्स होंगे, खासकर जब आप एस्टीमेट करते हैं। जो एक्चुअल है उनका तो हालात व वाक़यात ऐसे होते हैं, उनसे हमें पता चल जाता है, जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं। लेकिन ये प्रोविजन किस तरह आप लोग डिटरमिन कर लेते हैं? प्रोविजन मैंने एक तरीका ये बताया था। प्रोविजन का एक तरीका क्या है कि एक्सपीरियंस ऑफ द बिजनेस है, कि बिजनेस का एक्सपीरियंस बताता है कि जी मेरे कितने बैड डेट होंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो मेजरमेंट है ये इंडिविजुअल पार्टी वाइज भी चेंज हो सकती है। इसको हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल पार्टी वाइज भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा
मसलन मैं कहता हूं कि यार ये जो पार्टी है ना, ये बड़ी खराब पार्टी है, तो इसके ऊपर मुझे शक पड़ रहा है कि 50% पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। ये जो बंदा है ना, ये भी गड़बड़ है, लेकिन उतना नहीं है जितना पहले वाला था, तो इसमें से मुझे लगता है कि मुझे 25% पैसे नहीं मिलने। ये जो बंदा है ना, ये भी सही नहीं है, इससे भी मुझे लगता है कि 60% पैसे नहीं मिलने। ठीक है, ये बंदा जो है ये ठीक है बेचारा, लेकिन इसको कैश फ्लो प्रॉब्लम आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि इससे भी मुझे 20% पैसे नहीं मिलने। और जो बाकी सारे लोग हैं, इन 5-6 लोगों के अलावा, उनमें से मेरा ख्याल है कि जनरली जैसे आम लोगों से पैसे नहीं मिलते, उन सब में से 5-1% हमें नहीं मिलने। ये जो मैंने 3-4 तरह की कैटेगरीज बना ली एस्टिमेट करने के लिए, इसे हम स्पेसिफिक प्रोविजन कहते हैं कि ए के जो बैलेंस है उसका 50% प्रोविजन कर लें, बी के बैलेंस का 40% कर लें, सी के बैलेंस का 60% कर लें, ठीक है जी, डी के बैलेंस का 20% कर लें, और बाकी सब जो हैं उनकी जनरल प्रोविजन कर लें। तो ये जो मैंने कस्टमर वाइज जो है वो प्रोविजन क्रिएट की है, इसे हम स्पेसिफिक प्रोविजन कहते हैं। तो एक तरीका ये है प्रोविजन करने का। एक और तरीका प्रोविजन करने का ये भी हो सकता है कि हम एज के हिसाब से एस्टिमेट कर लें। एज के हिसाब से एस्टिमेट करने का मतलब ये है कि मैं कहूं कि यार वो लोग जो 1 साल हो गया है मेरे पैसे नहीं दे रहे, उनमें से मुझे शायद 70% मेरे रिकवर ना हो, क्योंकि 1 साल हो गया है मैं उनसे मांग रहा हूं, वो दे नहीं रहे। ठीक है, वो लोग जिनसे मुझे 8 महीने हो गए हैं पैसे मांग रहा हूं, उनसे शायद मुझे 50% रिकवर ना हो। वो लोग जिनसे मुझे 3 महीने हो गए हैं, वो लोग जिनसे मुझे 2 महीने हो गए हैं, वो लोग जिनसे मुझे अभी उधार दिए हुए 1 महीना हुआ है, नहीं यार ये सारे पैसे दे देंगे, अभी 1 महीना तो हुआ इनको उधार दिए हुए। ठीक है, ये जो तरीकाकार है एस्टिमेट करने का, डाउटफुलनेस हम एस्टिमेट कर रहे हैं, इसे हम एज एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर आपके क्वेश्चंस में ये तीनों मेजर यूज होंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड जनरल परसेंटेज, जनरल ऑब्जर्वेशन, सारे ही में से हमें 10% नहीं मिलेंगे। द सेकंड वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, के मुख्तलिफ लोगों के बारे में मेरी मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन है। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन, द एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज। एज की बेसिस के ऊपर जो है वो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन कर लूंगा। तो यहाँ उसने लिखा हुआ है कि एन अलाउंस इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड फॉर अ डेटर मीन रिसीवेबल इफ द बिजनेस नोस दैट द डेटर माइट नॉट पे, जिनके बारे में मुझे कंफर्म है कि ये पैसे देंगे, ठीक है, उनके बारे में मैं प्रोविजन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोविजन करने से क्या होना है, आपका एक्सपेंस बुक होना है, एक्सपेंस बुक होने से आपका प्रॉफिट कम होना है, प्रॉफिट कम होने से यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट हो सकते हैं, तो लिहाजा खामखा प्रोविजन करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, therefore when a business has information about the financial difficulties of specific debtor, it would set up an allowance account for these। तो मैं उनके लिए क्या करूंगा, एक अलाउंस अकाउंट जो है वो बना लूंगा। डिफिकल्टीज ऑफ स्पेसिफिक डेटर, ये वो स्पेसिफिक की बात कर रहा है कि जी अगर उनके मुझे स्पेसिफिक हालात का पता है कि जी फलाने बंदे का ये मामला है, फलां का ये मामला है, फलां का ये मामला है, तो मैं उन हालातों वाकयात की बेस के ऊपर हर एक को अलहदा प्रोविजन कैलकुलेट करूंगा। इसे हम स्पेसिफिक प्रोविजन कहेंगे। It would set up an allowance account for these. In addition, a business with many debtors would know from experience that at the end of each year, some of the debtors are in financial difficulties, but it does not know that how much they ultimately pay off their debts। यानी स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता होगा कि किसने कितने पैसे देने हैं, लेकिन जनरली मुझे है कि यार लोग थोड़े डिफिकल्टीज में हैं, लाइक जैसे अभी ये आजकल चल रही। इन सच केसेस अ बिजनेस माइट रिकॉग्नाइज अ फर्दर जनरल अमाउंट इन अलाउंस। तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर कुछ स्पेसिफिक हो गए बाकियों के लिए मैं जनरल रिजर्व कर लूंगा, या कोई भी स्पेसिफिक नहीं हुआ तो सबके लिए मैं जनरल अलाउंस क्रिएट कर लूंगा। नोट दैट द बिजनेस
वुड हैव टू जस्टिफाई दिस अमाउंट। कहता है जी बिजनेस को इसे जस्टिफाई करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने क्यों ये प्रोविजन जो है वो क्रिएट कर ली है। ठीक है, it cannot recognize a general allowance from its judgment. This must be based on verifiable experience. Judgment, यहां उसने लिखा हुआ है कि ये जजमेंट बेस नहीं होता, ये जजमेंट बेस होता है बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सिंपली जजमेंट नहीं हो सकती जी मेरा ख्याल है मुझे इतने लोग पैसे नहीं देंगे, नो, ऐसी जजमेंट नहीं करनी, मैंने एक्सपीरियंस बेस्ड जजमेंट करनी है, जिसको उसने लिखा हुआ है कि जनरल अलाउंस फ्रॉम इट्स जजमेंट, कि जी इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज अ जनरल अलाउंस फ्रॉम इट्स जजमेंट। ये अपनी जजमेंट से जनरल अलाउंस जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, बल्कि क्या करेगा, दिस मस्ट बी बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एक्सपीरियंस। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जजमेंट करूंगा। ठीक है, सिंपल, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस की, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी ऑब्जर्वेशन है, उसकी बेस के ऊपर मैंने कैलकुलेशन करनी है कि यार पिछले साल भी ऐसे हुआ था, मैंने लोगों से 10 लाख लेना था तो अगले साल में उन 10 लाख रुपयों में से मुझे लाख रुपया नहीं मिला। तो ये इन अ सेंस जजमेंट जरूर है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, प्योर जजमेंट के ऊपर मैं ये रिकॉग्निशन नहीं करूंगा। आगे चलो, ये देखिएगा, कहते हैं द कौसर कॉटन कंपनी हैज रिसीवेबल एट द ईयर एंड ऑफ ₹15 लाख। ठीक है, इट हैज कैरिड आउट अ ईयर एंड रिव्यू ऑफ द रिसीवेबल and discovered that a customer owing ₹75,000 has suffered a fire at their factory which will stop production for 3 months. The chief accountant believes that this casts doubt on their ability to pay their debt. ठीक है, कहता है जी उसके यहाँ आग लग गई है, लिहाजा हमारा ख्याल है कि उसके जो पैसे देने की एबिलिटी है वो डाउटफुल हो गई है, डाउटफुल हुई है, कंफर्म नहीं हुआ कि उसने पैसे नहीं देने। ठीक है, लिहाजा ये जो 75,000 है मैं यहां लिखने लगा हूं, ये इसके ऊपर मेरा डाउट कितना है, 100%। ये कितने डाउटफुल हैं, 100% डाउटफुल कि शायद ये ना मिले। ओके, उसके बाद लिखता है इन एडिशन इट इज कंपनी टू रिकॉग्नाइज an allowance of 5% of its receivable। कंपनी की पॉलिसी ये है कि उसका एक्सपीरियंस ये बताता है कि जितने पैसे लेने होते हैं उसमें से 5% नहीं मिलते। इसका मतलब ये हुआ कि 15 लाख में से जो 75,000 हैं वो तो 100% बैड होने के चांसेस हैं, लेकिन बाकी जो 14,25,000 हैं उनके ऊपर कंपनी का ओवर द ईयर एक्सपीरियंस ये रहा है कि लोग क्या करते हैं, लोग उसमें से 5% पैसे नहीं देते, लिहाजा इसकी प्रोविजन कितनी कैलकुलेट होगी, 25%। तो टोटल प्रोविजन कितनी बनी, 75,000 एक बन गई। ठीक है, ये इसका 100% और इसका 5% कितनी बनी जी, 7127250 कितनी हो गई जी, 14146,250। तो मुझे इस साल कितनी प्रोविजन चाहिए, 1,46,250 चाहिए। ठीक है, तो इतने की प्रोविजन क्रिएट करूंगा और अगर फर्ज करें और बाकी जो हैं वो मेरे टोटल रिसीवेबल मेरे 15 लाख ही रहने हैं, मेरे पास जो रिसीवेबल का अकाउंट है उसमें बैलेंस 15 लाख ही आना है, लेकिन एक अकाउंट खुल जाएगा जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, मैं इसकी एंट्री वाला कहाँ होनी है, परसों सिखा दिया था, जनरल प्रॉपर में होनी है। जनरल प्रॉपर में मैं एंट्री करूंगा बैड एंड डाउटफुल डेट्स डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। तो ये कौन सा अकाउंट है, बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग डेट को जो भी होगी बाय बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इधर हम लिखेंगे टू प्रोविजन। ठीक है, ये 146,250, तो ये एक्सपेंस बन जाएगा बाय कंप्रीहेंसिव इनकम, ये उधर चला जाएगा। और एक अकाउंट खुलेगा प्रोविजन का, इधर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो क्रेडिट हो जाएगा इतनी अमाउंट से 146,250। और ये जब क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस लिखना मैंने बताया, इट्स लाइक अ लायबिलिटी अकाउंट।
तो ये 146,250। तो मैं क्या करूंगा, जब अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिसीवेबल लिखूंगा 15 लाख के, उसमें से लेस करूंगा डाउटफुल, वो कितने 146,250, तो बाकी जो हैं वो मेरी ये अमाउंट आ जाएगी जो कि बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आएगी। ठीक है, बाकायदा एक नोट बनाएंगे कि जी टोटल रिसीवेबल 15 लाख हैं और लेस क्या कर देंगे, डाउटफुल, इतने डाउटफुल हैं, लिहाजा हम बाकी अमाउंट जो है वो गुड डेटर्स जो हैं वो हमारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। आगे चलें, अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन अलाउंसेस। लो जी, अब हम बात करने लगे हैं दूसरा जो चीज़ है इसके ऊपर। देखें, ये भी मैंने 1,46,250 मैंने ये पीछे जो क्वेश्चन क्लोज किया उसमें मेरी प्रोविजन कितनी है, 1,46,250। ठीक है, ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस और अगले साल का ये ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन का। अब अगले साल में ये हो सकता है कि मैं ये कहूं कि यार वो जो बंदा 75,000 जिसने मुझे पैसे नहीं देने, अब मेरा एस्टिमेट ये है कि नहीं वो 50% तो पैसे दे देगा, 50% डाउटफुल है। ठीक है, लिहाजा मैं एक रिवाइज प्रोविजन कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, मैं कहूंगा कि अच्छा यार पिछली दफा तो मैंने उसकी प्रोविजन की है 75,000 की, इस दफा प्रोविजन होगी 37,550 की, 50% प्रोविजन। वो अभी भी उसने पैसे देने हैं हमारे, अगला साल भी गुजर गया, और अगले साल के जो रिसीवेबल हैं उनका जब मैंने 5% लिया, वो रिसीवेबल जरूरी नहीं है 14,25,000 हो, वो अगले साल के रिसीवेबल बढ़ सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। लिहाजा हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली हमारे रिसीवेबल जो हैं वो ज्यादा हो गए। वो वाले जो रिसीवेबल हैं उनके ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं 5% प्रोविजन क्रिएट करूंगा। फर्ज करें वो वाले मेरे रिसीवेबल बनते हैं 20 लाख, उन 20 लाख का जब मैंने 5% लिया तो वो कितना बना, वो बना 5 लाख। ठीक है, तो टोटल प्रोविजन कितनी होगी, 5,37,550। अब जो प्रोविजन मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट में स्टैंड कर रही है वो कितनी है, 1,46,250। ठीक है, जो बैड डेट होते गए वो मैंने डायरेक्ट ही बैड डेट्स को डेबिट और रिसीवेबल को क्रेडिट करता गया। अब मुझे इस प्रोविजन को एडजस्ट करना है, मुझे क्या करना है, इस प्रोविजन को एडजस्ट। 50,000 बनती है, 1 लाख बनती है, सॉरी, हाँ 1 लाख बनती है, ये 1 लाख बनती है जी, सॉरी। तो ये कितना हो गया, 1,37,500। जरा शीट निकाल दो, ये देखिएगा अगला साल शुरू हो गया, मैं इसी क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं, जरा बात समझने वाली समझ जाए। ये मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट आ गया। ठीक है, अब ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट है इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस आया 1,46,000 कितना, 250। कौन है ये, तू अंदर क्या कर रहा है, हाँ इनको बाहर थोड़ा सा बताओ कि बंदा को बाहर बैठाया करें, ऐसे मुंह उठा के हर कोई ऑफिस में आ जाए। सॉरी यार, ऑफिस में हूं ना तो साथ साथ ऑफिस भी चल रहा है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस है 1,46,250। बड़ी तवज्जो से सुनना है, इस चैप्टर के अंदर इसके अलावा उन 3 एंट्रीज और आज जो बात करने लगो इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब अगला साल शुरू हो गया, अब कुछ लोगों के बैड डेट्स होने शुरू हो गए। एक्चुअली जो हमने ख्वाब देख के ये प्रोविजन क्रिएट की थी, एक की 75,000 और बाकी जो की थी, बाकी कितनी थी, ये 1,46 जो है ये एक खास बंदा है उसके ऊपर 75,000 की प्रोविजन है और बाकियों के ऊपर कितनी है, हाँ वो कितनी बनी अमाउंट, 71,250। ये दोनों मिल के ये बना हुआ है ना 1,46,250, ये पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल मैंने ओपनिंग बनाया। अब क्या होगा, वो जो एक बंदा है 75,000 जिसका मुझे डाउट है कि उसके यहाँ आग लग गई और वो पैसे नहीं देगा, वो उसी तरह स्टैंड कर रहा है, उसने अगले साल भी पैसे नहीं दिए।
ठीक है। वो जो बाकी लोग हैं जिनसे हमने 13,25,000 रुपया लेना था, ठीक है, जिनसे हमने 13,53,750 रुपए लेने थे, नहीं यार, टोटल 15 लाख 14 लाख थे। 15 लाख में से 75 माइनस कर दें, बाकी 14,25,000 हमने लोगों से लेने थे, जिनके अगेंस्ट हमने डाउट किया था कि इसमें से शायद 71,250 ना मिले। ठीक है, अब उनमें से लोगों ने वाकई पैसे नहीं देने शुरू किए, लोग बैड होने शुरू हो गए। पता चल गया कि यार ये फलां बंदा, इसने 5,000 देना था, नहीं दिया, बैड डेट कर दो जी। अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम उसकी एंट्री ये पास करना शुरू कर देंगे बैड डेट्स वाली। ठीक है, बैड डेट्स डेबिट, बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट टू रिसीवेबल। जाहिर है एक्चुअल हो गया ना अब कि जी उसने 15,000 रुपया हमारा देना था, वो नहीं देना। मियाँ साहब ने कहा कि भाई ये राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ का मतलब खत्म कर दो, परवीन अपनी जगह पड़ी हुई है। फिर एक बंदा का पता चला कि यार इसने भी पैसे नहीं देने हमें, ठीक है, उसने 7,000 रुपया नहीं देना हमें। फिर आपने एंट्री क्या कर दी, बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट टू रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, कितने जी, 7,000, ये आपने एंट्री कर दी। ठीक है, अब जब साल खत्म होता है तो आप कहते हैं कि भाई ये जो 75,000 रुपए वाला बंदा है, जिसका मुझे डाउट था कि वो सारे ही पैसे शायद ना दे, मेरा ख्याल है कि वो 50% दे देगा, 50% डाउटफुल है। उसके 50%, यार मेरा डाउट रिवाइज हो सकता है ना, मतलब डाउट, जजमेंट, एस्टिमेट, वो सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता होता है ना। मैं किसी को जब डाउट करता हूं तो उसके कुछ हरकत और सकनात, उसके कुछ एक्शन रिएक्शन मेरे सामने होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम डाउट करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा अब मुझे लगता है कि नहीं, उसको इंश्योरेंस का क्लेम भी मिल गया है, तो मेरा ख्याल है कि वो 25% जो है, मतलब 50% बैड हो जाएंगे, 50% डाउटफुल हैं, 50% मिल जाएंगे। लिहाजा अब ये वाली जो प्रोविजन है, ये वाली, ये कितनी है, ये 75,000 नहीं चाहिए, ये कितनी चाहिए, ये 37,500 चाहिए। ठीक हो गया। और वो जो जनरल लोग हैं, अब हमारा बिजनेस बढ़ गया, अब हमने लोगों से 30 लाख रुपया लेना है, हमने बहुत उधार दिया लोगों को, अब हमने क्या करना है, 30 लाख रुपया लोगों से लेना है। और हमारा ये ख्याल है, उधार बढ़ाया है तो उसके अंदर जितना उधार बढ़ता है, पैसे मरने की रेशो उतनी बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए दुकानों पे लिखा होता है ना कि उधार मोहब्बत की कैंची है कि उधार आप देते जाएंगे तो लोगों से लड़ाइयाँ शुरू होती जाएंगी। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा उधार देंगे उतनी वो कैंची चलनी शुरू हो जाएगी। मतलब जितना आपका वॉल्यूम क्रेडिट सेल का बड़ा होगा, उतना ही आपके बैड डेट होने के चांसेस ज्यादा है। जितनी आप उधार सेल कम रखेंगे, उतना ही आपके बैड डेट होने के चांसेस कम हैं। आपका बिजनेस बढ़ गया, आपने इस साल लोगों का जो क्लोजिंग बैलेंस था, जिनसे उधार आपने जिनको दिया था, वो 30 लाख था, और आपके ख्याल में 10% लोगों ने पैसे नहीं देने। अब आपका डाउट जो है वो कितना हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस वो 10% हो गया। लिहाजा आपकी जो जनरल प्रोविजन आपको चाहिए वो कितनी चाहिए, ये जो मैं रेड के साथ लिखने लगा हूं, जो पिछली दफा 71,250 थी, अब वो 3 लाख चाहिए। यानी मैंने टोटल लोगों से पैसे लेने हैं 30,75,000। 75,000 ये वाले बंदे के हैं जो पिछले साल से आ रहा है, और 30 लाख मैंने लोगों से और लेने हैं। इसमें कुछ पिछले साल के भी होंगे, कुछ 6 साल के भी होंगे, उनके ऊपर मैं एस्टिमेट करता हूं 10%। तो मेरी प्रोविजन चाहिए मुझे कितनी, 3 लाख। अब टोटल प्रोविजन कितनी होगी, 3,37,500, ये प्रोविजन होगी टोटल। ठीक है, अब मेरे पास प्रोविजन कितनी पड़ी हुई है, वो है 1,46,250। प्लीज जरा तवज्जो कीजिएगा, जो लोग आज नई क्लास में बदकिस्मत हैं, सारा पूरा सेशन डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है, ओके, सिर्फ ये चैप्टर नहीं, इस चैप्टर ने हर चैप्टर को इफेक्ट करना है। अच्छा, प्रोविजन जो है वो अब मुझे क्लोजिंग डेट को कितनी चाहिए, वो मुझे चाहिए 3,37,500। जैसे पिछले साल प्रोविजन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बना था 1,46,250, इस साल
प्रोविजन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बनना चाहिए 3,37,500। ऐसे ही है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे प्रोविजन जितनी क्रिएट की हुई है उससे ज्यादा क्रिएट करनी है। जितनी प्रोविजन मैंने क्रिएट की हुई है मुझे उससे ज्यादा प्रोविजन चाहिए, मुझे और प्रोविजन चाहिए। और कितनी चाहिए भाई? इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। 3,37,500 माइनस 1,46,250 कितना बना जी? 191,250। इतनी प्रोविजन और क्रिएट करूंगा तो क्लोजिंग प्रोविजन बन जाएगी। लिहाजा और प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री सर ने आपको क्या सिखाई है? प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री सर ने आपको यह बताई है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से कितना आपने डिफरेंस निकाला है? 191,250, 191,250। लो जी, इतनी प्रोविजन और मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा बैड एंड डाउटफुल डेट्स डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। तो यहां पर 191,250 ये एंट्री लिखूंगा जनरल प्रॉपर के अंदर, और वहां से इसकी एक पोस्टिंग करूंगा बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट के अंदर, जहां पर ये भी ऑलरेडी पोस्ट हो चुके होंगे। जो इस साल वाकई बैड डेट हो गए ये भी पोस्ट हो चुके होंगे, और ये डाउटफुल भी जो मजीद डाउटफुल करना पड़ा वो भी पोस्ट। जो पहले वाला डाउटफुल था वो तो पिछले साल रिकॉर्ड हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? यहां पर हम एंट्री कर देंगे बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट, डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। अब जब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा तो ये बैलेंस जो है इतना आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इतना आ जाएगा। तो हम पेपर में बैठे हुए हम क्या किया करेंगे? हम क्लोजिंग, सुन लें, पेपर में बैठे हुए हम क्या किया करेंगे? क्लोजिंग फैक्ट्स के मुताबिक क्लोजिंग प्रोविजन निकाला करेंगे, उसको यहां लिखा करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी तो इसका मतलब है प्रोविजन और क्रिएट करनी है। आराम से वो इधर लिख के उसका सेकंड फैक्ट किसे जाना है? बैड डेट्स को जाना है। ठीक है, क्यों जी? ये बात समझ आई है? जरा हैंड रेज करके मुझे बताएं। ओके, इनलार्ज करो जरा इसको। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, ओके ओके ओके। आओ फिर दोबारा। अच्छा जी, अब एक और सिचुएशन एज्यूम करते हैं। वो क्या है? वो ये है, हम कहते हैं, अब बात समझ लगी, प्रोविजन और क्रिएट करनी हो तो उसकी वही एंट्री होती है जो प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री होती है, जो पहले हमने कल सीखी परसों, कि बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। अगर मजीद क्रिएट करनी हो तो उसकी भी यही एंट्री होती है, फिगर जो मजीद चाहिए वो होगी। अब एक और सिचुएशन एज्यूम करते हैं। ये क्या क्वेश्चन तो नहीं है इसका एहसन इकबाल का? जी भाई, सवाल तो नहीं भाई आपका? नहीं सर, सवाल नहीं सर। लोअर कर दो, फिर लोअर कर दो, छेड़ रहे हो आप मुझे। ओके, अच्छा जी, अब एक और सिचुएशन लेते हैं। वो क्या? ये वाला मेरा एस्टीमेट ऐसे ही रहा, ये वाला, ठीक है, कि जी मैं आपको एक बात और सिखाना चाह रहा हूं कि इसके बारे में मेरा एस्टीमेट यही है कि जी 50% ये नहीं देगा। एस्टीमेट रिवाइज हो गया, ठीक है। लेकिन वो जो मैंने 30 लाख रुपया लोगों से लेना था उसके बारे में मेरा एस्टीमेट ये है कि जी मैंने चूंकि सेल बढ़ाई है, लेकिन मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का अपना कलेक्शन सिस्टम भी एस्टेब्लिश किया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पिछले साल मेरा एस्टीमेट था कि लोग मुझे 5% पैसे शायद ना दें, वो एस्टीमेट रिवाइज हो गया है। और मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग कलेक्शन सिस्टम की वजह से अब मेरा ख्याल है कि सिर्फ 1% लोग मुझे पैसे नहीं देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर भी मेरे बहुत थोड़े से बैड डेट्स हुए हैं। लाइक फर्ज कर लें, मैं ये जी 15,000 है ना, मैं कहता हूँ यार
ड्यूरिंग द ईयर भी मेरे थोड़े से बैड डेट हुए हैं, वो सिर्फ 500 हुए हैं, ठीक है। ये एंट्री 500 की होगी और ये एंट्री थोड़ी सी होगी 100 रुपए की होगी, बाकी पैसे मुझे रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। और अपना एक स्ट्रॉन्ग किस्म का कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की वजह से अब मेरा एस्टिमेट है कि मुझे सिर्फ 1% लोग पैसे शायद ना दें। अब वो जो 1% है, अब 30 लाख के डेटर मैंने लेने हैं, लिहाजा उनका 1% अब शायद मुझे ना मिले। तो 30 लाख का 1% कितना बना? 30,000। कितना बना? 30,000। तो ये वाली एस्टिमेशन तो यही रही, ये वाली ओके है। ये वाली एस्टिमेशन जो है ये कितनी होगी? 30,000 की होगी, ठीक है। और अकॉर्डिंगली ये वाला जो टोटल है ये कितना हो गया? 6, ये मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, 67,500। समझ आ रही है बात? अब फिर वही प्रोसेस करना है। क्या करना है? यहां पर क्लोजिंग बैलेंस, ये मैं देखें, ये मैं ग्रीन से काटने लगा हूं, ये कितना हो गया? 67,500, ठीक है। अब ये खत्म कर दें फिलहाल। अब ओपनिंग प्रोविजन थी 146,250, क्लोजिंग प्रोविजन बन रही है 67,500, 67,500। यार यहां तो काम ही उलट हो गया। हमें प्रोविजन बढ़ानी नहीं है बल्कि क्या करनी है? कम करनी है। अब प्रोविजन कम करने की क्या एंट्री है? यार सर ने प्रोविजन करने या बढ़ाने की एंट्री तो सिखा दी, कम करने की नहीं बताई। भाई वो स्पेशल बताने की जरूरत ही नहीं है। जो प्रोविजन करने की एंट्री है ना, उसे रिवर्स कर दोगे तो प्रोविजन कम हो जाएगी। प्रोविजन करने की एंट्री क्या है? ये है ना, ये वाली, बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसे रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये ग्रीन से लिखने लगा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड एंड डाउटफुल डेट। ये एंट्री कर दोगे तो प्रोविजन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। मैंने जो सिखाना था चैप्टर में फर्क कर दिया, आखिरी बात थी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितने से? भाई जितने से कम करनी है। और जब आप कम करोगे तो ये प्रोविजन अकाउंट डेबिट होएगा ना, तो क्या होगा? कितने से होगा? इस 146, ये मैं हिस्टोरिक जो लगा रहा हूं टूटा फूटा सा, इसका और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस कितना बना जी? 146,250 माइनस 67,500, 78,750। इतने से ये वाली एंट्री पास होगी, 78,750, 78,750। और जब मैं इसे इधर पोस्ट करूंगा तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, ठीक है। ये देखिएगा, मैं ब्लू से ये एंट्री करने लगा हूं, ये 78,750, और यहां पर क्या लिखूंगा? बैड एंड डाउटफुल डेट। वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उसमें जो बैड डेट डेबिट हुए हैं उसके अगेंस्ट ये क्रेडिट हो। उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकले तो वो इनकम है, डेबिट बैलेंस निकले तो वो एक्सपेंस है, बैड एंड डाउटफुल डेट का। अब क्या हुआ? पेपर में बैठा हुआ मैं क्या करता हूं? मैं क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करता हूं, वो ये आ गया, और ये इनका जो डिफरेंस है वो ठा करके यहां लिख देता हूं, कोई ऑटोमेटिक एंट्री होगी, और उसका सेकंड फेड किसे चला जाता है? बैड डेट अकाउंट को। हमने क्या किया? हमने प्रोविजन रिड्यूस की है, ठीक है। वो जो ड्यूरिंग द ईयर जिन लोगों की पिछली प्रोविजन की हुई थी, वो उन्होंने, उनमें से कुछ ने पैसे दिए होंगे, कुछ ने नहीं दिए होंगे, वो हमने उसका हिसाब किताब नहीं रखना कि जी किसकी, क्योंकि प्रोविजन जनरल थी, स्पेसिफिक भी होती तो फिर भी नहीं रखना था। हमने ओपनिंग स्पेसिफिक प्रोविजन कैलकुलेट करनी थी, फिर क्लोजिंग स्पेसिफिक कैलकुलेट, ये देखें मैंने यहाँ किया तो है, ओपनिंग पर स्पेसिफिक प्रोविजन अलहदा, क्लोजिंग अलहदा, उसको क्लोजिंग एस्टिमेट में बस ले लेना है जो क्लोजिंग प्रोविजन हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि प्रोविजन हमें क्या करनी पड़ी है? रिड्यूस करनी पड़ी है। और प्रोविजन रिड्यूस करने की एंट्री क्या होगी? ये मैंने आपके सामने लिख दी है। प्रोविजन रिड्यूस करने की एंट्री ये वाली एंट्री होगी। प्रोविजन डेबिट होगी तो प्रोविजन रिड्यूस होगी, और प्रोविजन, ये देखें, ये प्रोविजन ये क्रेडिट हो रही है, ये मैं क्रेडिट यहाँ, तो ये इसका मतलब है प्रोविजन इंक्रीज कर रही है। ये एक लायबिलिटी अकाउंट है, क्रेडिट होगा तो बढ़ेगा और डेबिट होगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। हमने एंट्रीज कर देनी है, फार्मूला दिया हुआ होगा, फैक्ट्स दिए होंगे कि जी इस तरह से प्रोविजन कैलकुलेट करनी है, हम वो कैलकुलेशन करके प्रोविजन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बताएं जी,
समझ आ गई है यहां तक? हैंड रेज करें जी अपने, शाबाश। ठीक है जी, आपको पता चल गया? ओके, आगे चलो भाई, कुछ काम दें अब इनको हम। ये ठीक है, आगे चलो। ये देखिएगा जरा, अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन अलाउंस। चेंजेस इन अलाउंस मीन चेंजेस इन प्रोविजन, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है? कहता है डबल एंट्री शोन अबव इज लिटिल सिंपलिस्टिक। इन प्रैक्टिस अ बिजनेस विल रिकॉग्नाइज अलाउंस बैलेंस एट ईच ईयर एंड। ठीक है, कहते हैं जी ये तो एंट्री आसान है, लेकिन फिर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि हर ईयर एंड के ऊपर हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि प्रोविजन कितनी चाहिए। व्हेन दिस इज द केस, इट इज मूवमेंट ऑन द अलाउंस दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस और इनकम। यहां पर ये भी लिखें, और इनकम, क्योंकि अगर अलाउंस अकाउंट बढ़ेगा तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है, अलाउंस अकाउंट कम होगा तो इनकम रिकॉर्ड होनी है। ठीक है, ये देखिएगा, अ बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी, तो कहते हैं द बैलेंस ऑन रिसीवेबल एंड द रिक्वायर्ड अलाउंस फॉर डबल डाउटफुल डेट एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द फर्स्ट 3 years वर एज फॉलोज, कि हमारे रिसीवेबल इतने हैं पहले साल के एंड के ऊपर, दूसरे साल के एंड के ऊपर, तीसरे साल के एंड के ऊपर, और हमें अलाउंस रिक्वायर्ड इतना है पहले साल, तो इसी से एंट्री कर देंगे। क्या अब एंट्री करेंगे भला? हम एंट्री करेंगे कि बैड एंड डाउटफुल डेट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने से? 20,000 से। ये 20K से एंट्री होनी है, 20K 20,000 से ये एंट्री होनी है। दूसरे साल क्या हुआ? मेरी प्रोविजन इंक्रीज हो गई, तो मैं कितने से और एंट्री करूंगा? 4,000 से, यही एंट्री करूंगा। फिर प्रोविजन अभी बढ़ानी ही है, फिर एंट्री यही होगी, बैड एंड डाउटफुल डेट, ये 4K से डेबिट हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 4K से ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले साल क्या हुआ? अब प्रोविजन होगी 24 से 18, अब कम हो गई है। अब एंट्री क्या करूंगा? वो अभी जो मैंने आपको ब्लू में एंट्री लिख के कराई है, क्या एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये 6K से होगी, क्योंकि 18 से मुझे अब 24 से मुझे 18 पे आना है, 6,000 की प्रोविजन कम करूंगा टू बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है, ये एंट्री कितने से होगी? 6K से होगी। लो जी, हर चीज क्लियर होगी यहां पर। ठीक है, तो पहले साल अभी क्रिएट की थी, तो ये वाली एंट्री की 20,000 की। उसके बाद अगले साल उसे अपडेट करना है, कम होना है या उसने ज्यादा होना है। ठीक है, वो ज्यादा हो रही है तो ये एंट्री 4,000 से और कर दी। उससे अगले साल वो कम हो रही है, 24 से 18 पे लानी है, तो एंट्री रिवर्स कर दी। प्रोविजन क्रिएट करने वाली एंट्री ने रिवर्स हो जाना है, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। और बाकी तो फिर क्या रह गया? टी अकाउंट्स में पोस्टिंग ही रह गई है। ठीक है, अगर इसका मैं टी अकाउंट बनाऊं, शीट निकालो, आगे बना हुआ है, आगे देखो जरा, हाँ ये बना हुआ है। अगर इसका मैं टी अकाउंट बनाऊं तो ये देखें, ईयर 1 में मैंने क्या किया? मैंने एंट्री की, ये उसने बैड एंड डाउटफुल एक्सपेंस अकाउंट बनाया हुआ है। अगला अकाउंट भी बनाया होगा, प्रोविजन का भी, देखो अगले पेज पे ये बना हुआ है। ठीक है, दोनों को टिक करते जाते हैं। चलो जी, ये क्या कहता है जी? बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और प्रोविजन अकाउंट, चलो उधर प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट, आराम से ये प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन का नील था, क्योंकि पहला ही साल था बिजनेस का। अब साल खत्म हुआ तो क्लोजिंग बैलेंस 20,000 हो गया। उधर जाओ, एक्सपेंस अकाउंट में क्या हुआ? इसका क्लोजिंग बैलेंस ये आया, ये कंप्रीहेंसिव इनकम को चला गया, एक्सपेंस बन जाएगा। अगला साल शुरू हुआ तो प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? निकालो जरा। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस यही अगले साल ओपनिंग बन गया। ठीक है, और अगले साल मुझे प्रोविजन 24,000 चाहिए, इसका मतलब 4,000 की प्रोविजन और करनी है। मैं एंट्री क्या करूंगा? बैड डेट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। तो पीछे जाओ फिर बैड डेट के अकाउंट के ऊपर, ये मैंने 4,000 से एक्सपेंस बुक किया अगले साल,
और प्रोविजन को क्या किया, 4000 से क्रेडिट किया। चले जी 4000 से प्रोविजन को क्रेडिट कर देते हैं, ये रहा 4000। अब इसकी बैलेंसिंग की तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 24000 का। ये कितने का, 24000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और एक्सपेंस में कितना अमाउंट चलेगी, ये कंप्रीहेंसिव में 4000, बाकी खर्चों के साथ ये भी एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। अब तीसरा साल आ गया, उधर मैंने ओपनिंग उठाया कितना, ये वाला, ये 24000, ठीक है। यहाँ ये ओपनिंग आ गया, यहाँ ये ओपनिंग आ गया। अब अगले साल वो कहता है जी प्रोविजन तो चाहिए 18000। अब प्रोविजन क्रिएट नहीं करनी, प्रोविजन इसे कहते हैं रिड्यूस करनी है या रिवर्स करनी है। एंट्री क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट। मैं ये 18 यहाँ लिख के बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है तो रिवर्स हो जाएगी, इधर आ रही है तो एक्सपेंस हो जाएगी, ठीक है। मैं ऐसे ही करूंगा पेपर क्वेश्चंस के अंदर भी। क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेट की, यहाँ लिखी। अब बैलेंसिंग फिगर ये साइड बड़ी है 24 इधर आई, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट, इसका सेकंड फैक्ट बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट को जाना है, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये देखें 6000 से ये क्रेडिट हुआ और यहाँ पर कंप्रीहेंसिव इनकम में कितना चला गया, 6000 चला गया। इसके अंदर हमने ये अज्यूम किया कि हमारे और कोई बैड डेट्स नहीं हो रहे, वो होंगे तो उसकी एंट्री इधर इस अकाउंट में आनी है, बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, जो एक्चुअल बैड डेट्स होंगे वो भी इधर आ जाएंगे। आगे चलो, ये उसकी प्रेजेंटेशन शो हुई है कि मैं बैलेंस शीट में कैसे शो करूंगा। रिसीवेबल पूरे ही रहने हैं, जो डाउटफुल का क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस वो मैंने लेस कर देना, नेट बैलेंस इतना आ गया, ठीक है। फिर रिसीवेबल इतने ही हैं, डाउटफुल का क्लोजिंग बैलेंस इतना है। ये प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस होगा, ये जो मैंने लेस करना है प्रोविजन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है। तो नेट इसमें डेटर ये आ गए, इसमें ये आ गए, इसमें ये आ गए, कोई इशू कोई नहीं है, ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और एक्सपेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। क्यों जी, समझ आई ये बात की। आगे चलो जरा, ये देखें चेंज इन अलाउंस, कहता है कि जी इंक्रीज इन अलाउंस करेंगे तो वही एंट्री है जो अलाउंस क्रिएट करने की है, बैड डेट्स टू अलाउंस फॉर बैड डेट। डिक्रीज करेंगे तो वही एंट्री है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स टू बैड एंड डाउटफुल डेट। ये दो एंट्रीज आप लोगों ने याद रखनी है, दैट्स ऑल। ये वही है, उसने कहा जी, उसने एंट्रीज करके बताया हुआ है कि जी 4000 से बढ़ा लें। मैं तो सीधा ही काम कर दिया, उस एग्जाम्पल से मैंने सारा मामला हल कर। अगले साल 6000 से बढ़ा लें, नहीं कम कर लें। पहले साल 20000 से क्रिएट कर लें, दूसरे साल 4000 से बढ़ा लें, तीसरे साल ये देखें क्या किया, ये एंट्री की, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्रेडिट हो गया और अलाउंस डेबिट हो गया, 6000 से कम हो गया। नेक्स्ट, बस यहाँ तक रहेंगे। ये आप नहीं करेंगे अभी, मैं खुद आपको करवाऊंगा, क्योंकि मैंने वहाँ थोड़ा सा आपको बता दिया कि कोई बैड डेट्स होंगे तो उन्हें डेबिट कर देना है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी ना कीजिएगा। आप इससे पहले पहले पूरा चैप्टर आप गो थ्रू होके आइएगा, ताकि कल जब हम फाइनली इसके एग्जाम क्वेश्चन पे जाएं तो हमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम ना रहे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी असदुर रहमान। सर आज फिर वही इशू सर, पता नहीं था क्लास 1 बजे शुरू होनी है तो यार तुम्हारे पास 1:30 बजे व्हाट्सएप नहीं है ग्रुप का? सर है सर, वो मैंने देखी नहीं सुबह की। बस हमारा मैसेज कहाँ तुम देखते हो, तो देख लिया करो एहतियातन। सर आइंदा देखा करूंगा इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस। सर आज की लेक्चर अपलोड करा देंगे? देखते हैं जी। मोइनुद्दीन जी रिक्वेस्ट है जी। मोइनुद्दीन सर मेरा भी यही इशू है, मेरा इंटरनेट अच्छा आज यार बहुत ऐसा ज्यादा करते हैं, फ्लक्चुएशन की कल है। से मैं तय आपको जी। भी बता देता हूँ, कल जी से सर। ये क्लास ही 1 बजे हुआ करेगी, ठीक है? सबको पता चल गया? सर ठीक है सर, ठीक है ग्रुप में भी लिख दो कि ये क्लास 1 बजे ही हुआ करेगी। सर। ये काइंडली सर ये लेक्चर आज का अपलोड करवा दीजिएगा। फ्राइडे को ये क्लास 2 बजे हुआ करेगी। ठीक है सर। तो फ्राइडे को 2 बजे टफ है सर, 2:30 बजे ठीक है। चलो जी, वो 2:30 बजे सही है। जिन ठीक दिनों है में सर, ये 2:30 क्लास बजे 1:30 बजे थी ना, उन दिनों में ये क्लास वो 1 1 बजे बजे हुआ करेगी। बाकी फ्राइडे और सैटरडे वही टाइमिंग रहेगी। सर फ्राइडे आज और का लेक्चर आप करा दीजिएगा। फ्राइडे और सैटरडे वही टाइमिंग रहेगी। पहले 4 दिन ये क्लास 1:30 की बजाय 1 से 2 हुआ करेगी। आज का लेक्चर यार अपलोड कर देना, इम्पोर्टेंट है, मसला बनेगा वरना। जी ये क्या है ठीक है भाई,
ये जिसने जानवरों वाला नाम लिखा हुआ है वो मेरा भाई अपना एक्चुअल नाम लिखेगा, तो फिर उसको एंटरटेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पता करो